कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है मंत्रिमंडल विस्तार। जी हां, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई है। और ये सुगबुगाहट इसलिए तेज हुई क्योंकि कल जिस तरह से दिल्ली में अमित शाह के घर पे मीटिंग हुई और बड़े दिग्गज नेताओं ने इसमें शिरकत किया, और ख़ास करके उसमें संजय निषाद भी थे जो कि पार्टी के नहीं है, पार्टी से बाहर के हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी शिरकत किया। इसको लेकर के एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा बहुत ही तेज हो गई है। कल जो मीटिंग हुई उसमें जेपी नड्डा, अमित शाह, संजय निषाद और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, तमाम तरीके बड़े नेता उसमें उन्होंने शिरकत किया। खुद योगी जी भी उस मीटिंग में थे। और इसी को लेकर के अभी कहा जा रहा है कि जो 4 सदस्य बनाए जाने हैं, एमएलसी बनाए जाने हैं, उनको लेकर के सहमति बन चुकी है। और इसके साथ ही साथ में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी चर्चा हो चुकी है। तो अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी ही देखने को मिल जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मात्र 3 महीने बचे हैं, टोटल अगर हम बात करें तो 4 से 5 महीने बचे हैं, क्योंकि दिसंबर में यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो ऐसे में इस मंत्रिमंडल के विस्तार का औचित्य क्या है, सवाल सबसे बड़ा इसी यही है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल होगा, ये बड़ा सवाल अब यूपी की सियासत में जमकर गूंज रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष से दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल की मुलाकात के बाद यूपी में कैबिनेट विस्तार की संभावना जताई जाने लगी है। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल कोटे से मनोनीत होने वाले एमएलसी के नामों पर भी गुरुवार की शाम दिल्ली में बीजेपी की शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा कर उन्हें फाइनल कर लिया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही एमएलसी मनोनयन की प्रक्रिया भी रुकी हुई है। चर्चा यही है कि नए एमएलसी में से भी 1-2 को मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में बीजेपी हर तरह से समीकरणों पर विचार कर रही है। इसके साथ ही 2022 के लिए सियासी समीकरण दुरुस्त करने के लिए निषाद समुदाय के आरक्षण की मांग का भी हल तलाशने में जुट गई है। यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र स्थगित होते ही गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल दिल्ली पहुंचे। यूपी के तीनों नेताओं ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की। सूत्रों की माने तो नड्डा और शाह के साथ हुई मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार और एमएलसी बनाए जाने के लिए 4 नामों पर सहमति बन गई है। अब कभी भी एमएलसी के नामों की घोषणा हो सकती है। एमएलसी के लिए जिन 4 लोगों की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है, उसमें निषाद पार्टी के संजय निषाद, जितिन प्रसाद, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और अति पिछड़ी जाति में से एक नाम हो सकता है। इस तरह बीजेपी यूपी में पिछड़ों और ब्राह्मणों को साधने की रणनीति अपना सकती है, क्योंकि विपक्ष इन्हीं दोनों को घेरने में जुटा है। नड्डा और शाह के साथ हुई बैठक में सिर्फ सीएम सुनील बंसल या फिर स्वतंत्र देव सिंह ही नहीं, बल्कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मीटिंग में थे। संजय निषाद एमएलसी और मंत्री बनने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। साथ ही निषाद समुदाय के आरक्षण की भी मांग उठा रहे हैं। हमारे प्रचारक फंसे रहेंगे तो कैसे प्रचार होगा, कैसे हम आपको जिताएंगे। और सीटों पर चर्चा हुई कि भाई हमारे लोग सम्मानजनक सीटें पाएंगे तो मनोबल से जल्दी से आपके होगा। तो सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, अच्छे सार्थक रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम इनकी लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने बताया भी, हमने बताया भी कि भाई 2015 से पहले, 13 से पहले हम पेशे से चिकित्सक थे, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ ने हमारी आवाज़ को सदन, तो सरकार बहुत जल्दी उस पर निर्णय ले रही है और इन्हें मझवार का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करेगी, जो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। उस पर महाधिवक्ता का भी राय लिया गया है। अब फिर बैठक हो रही है।
प्रदेश की कुछ सामान्य वर्ग में शामिल जातियों को पिछड़ों में शामिल किया जा सकता है और 17 अति पिछड़ों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने की प्रक्रिया पहले से संभावित है। ऐसे में योगी सरकार यूपी चुनाव से पहले निषादों को आरक्षण का दांव भी चल सकती है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि क्या यूपी में चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो अब इसका औचित्य क्या है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मात्र 3 महीने बचे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने में। अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद में दिसंबर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। ऐसे में अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है, मंत्री बनाए जाते हैं, तो वो मंत्री 3 महीने में क्या करेंगे? नाम मात्र के मंत्री बनेंगे, ठप्पा लग जाएगा और हमेशा के लिए वो पूर्व मंत्री का दर्जा उनको मिल जाएगा। क्या इतना भर पर्याप्त होगा? क्या संजय निषाद इतने भर से मान जाएंगे? क्योंकि उनके जो पहली मांग थी कि उनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाए, उनके बेटे को मंत्री बनाया जाए, वो मांग उनकी मानी नहीं गई। तो अब उनकी मांग है कि उत्तर प्रदेश में उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए और साथ ही साथ में सीटों का बंटवारा किया जाए। तो उनको क्या डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और क्या उनको कौन सा कैबिनेट दिया जाएगा? साथ ही साथ में दूसरे जो बाकी लोगों को लुभाने के लिए भी पार्टी कोशिश कर रही है, उसमें कौन कौन से लोग होंगे, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। शबनम पांडे जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, बहुत स्वागत है शबनम पांडे जी आपका। देवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ लखनऊ स्टूडियो से राम लोटन निषाद जी जुड़ चुके हैं, बीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका बहुत स्वागत है राम लोटन निषाद जी। और प्रोफेसर डी.आर. साहू साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर साहब हैं और साथ ही साथ में राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और अब से कुछ देर बाद एक और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और हम उसी समय आपका उनसे परिचय करवाएंगे। सीधा रुख करेंगे शबनम पांडे जी का। शबनम पांडे जी, मात्र 3 महीने बचे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने में। ऐसे में एक बार फिर से मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है, इसका औचित्य कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको? मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं होती भी हैं, तो ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। वो जब चाहे वो 1 महीना भी रहे या 1 साल रहे या 5 साल रहे, मंत्रिमंडल विस्तार करना उनके विशेषाधिकार है, वो कभी भी कर सकते हैं। ये सुगबुगाहट लगातार चुनाव आने के, मुझे लगता है साल भर में कई बार इस तरह की सुगबुगाहट हुई और तमाम विपक्षी दल उस पर अपनी विशेष टिप्पणी देते रहे और तमाम डिबेट्स होते रहे। लेकिन इस तरीके की चीजें, हालांकि 6-7 नए मंत्रियों को जोड़ा जा सकता है, मंत्रिमंडल में इतना स्थान है कि 6-7 मंत्रियों को जोड़ा जा सके, क्योंकि हमारे कुछ मंत्रियों की का निधन भी हो गया था कोरोना काल में, वो स्थान भी खाली पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसी चर्चा मुझे नहीं लगता कि अभी कोई मंत्रिमंडल विस्तार का है। अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सामान्य सी बात है कि संगठन से सरकार में और सरकार से संगठन में तमाम नेतागण आ सकते हैं, और हर, चाहे संगठन हो भारतीय जनता पार्टी का या सरकार हो, एकमात्र लक्ष्य हमारा प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना, विकास के रथ को तेज गति में चलाना और प्रदेश के प्रति समर्पित रहना है। तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना कोई फर्क डालता है। निश्चित तौर पे कार्यभार अलग हो जाता है, अलग तरीके का, लेकिन असल लक्ष्य एक ही होता है। और तमाम नेतागण, अगर आप जो हमारे अलायंस में हैं, वो कोई उप मुख्यमंत्री बनना चाहे या कोई कैबिनेट में स्थान लेना चाहे, मुझे लगता है चाहे कोई भी राजनीतिक दल है, उसका मेन मोटो, मेन लक्ष्य जनता की सेवा है। और वो सेवा चाहे मंत्रिमंडल विस्तार होके हो या संगठन के तौर पे हो, इसको हम राजनीतिक दल को अपना एक कार्य प्रणाली में लाना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है शबनम पांडे जी, बिल्कुल। देवेंद्र प्रताप सिंह जी, देख रहे हैं, मेरा सवाल यही है कि मात्र 3 महीने बचे हैं,
ऐसे में मंत्रिमंडल के विस्तार का आपको कोई औचित्य नजर आ रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार पिछले एक साल से कितनी बार ये अफवाहें उठी कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कई बार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मीटिंगें ही हुई। मोदी जी ने अपने एक बहुत खास सिपा सलाहकार एक IAS अधिकारी को यहाँ भेजा और उनको भी मंत्रिमंडल में और बहुत महत्वपूर्ण ओहदा देने की कवायद थी और चर्चा था पूरा। मगर देखने में आया कि जो है वो टाई फिश हो गया। उनको एक संगठन में एक जो है पद दे करके उनको संतुष्ट करना पड़ा। रही बात है भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तो ये है कि आज उत्तर प्रदेश में जो 4.5 साल में मोदी योगी जी की सरकार की जो असफलताएं हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जिस तरीके से प्रताप सिंह जी हर समय असफलताओं पर चर्चा नहीं, हर समय असफलताओं पर और सफलताओं पर चर्चा नहीं होगी ना, कुछ दूसरे मुद्दे भी हैं, उन पर भी चर्चा होगी। राजनीतिक आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश के जाने जर्रे से वाकिफ हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप किस पे चर्चा कराना चाहते हैं। निश्चित तौर पर आजमेर इस तरीके से बातें उठी हैं तो चर्चा तो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। मगर अब इससे प्रदीप भाई कुछ होने वाला नहीं है। जुमा महीने चुनाव को बचे हुए हैं और ये क्या कर लेंगे जब तक इनको सीखने में लगेगा कि हाँ जो है उत्तर प्रदेश में कैसे सरकार चलाया जाए, कैसे मंत्रिमंडल, तब तक उस चुनाव का समय आ जाएगा। सच्चाई तो ये है कि आज 2022 में योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव में जाने वाले आखिर किस मुद्दों पे जाएंगे। सुना है कि कल मीटिंग थी, कल यहाँ खिलाड़ियों का जो है इकाना स्टेडियम में सम्मान था और उसके बाद में और कल ही जो है सत्रावसान था। उसके बाद देर रात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं प्रदीप भाई, और वहां पे एक गहन चर्चा 2022 के चुनाव को लेकर होती है और बात ये निकल के आती है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी भाजपा 2022 के चुनाव में किसी विकास के मुद्दे पे कोई चर्चा, कोई चुनाव में जाने वाले नहीं है। हार्डकोर हिंदुत्व का मुद्दा और बैकवर्ड समाज के जो है वो लेकर के इनका मुद्दा है। सच्चाई तो ये भाई। ठीक है देवेंद्र जी, आपका समय समाप्त हो गया, जो आपका एलोकेटेड टाइम था वो समाप्त हो गया है। रामलोटन निषाद जी, आप किस नज़र से देखते हैं अगर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है, पहली बात तो क्या ये होगा, विस्तार होगा, और यदि होता है तो इसके मायने क्या है? देखिए, जो मीडिया में जो खबरें छन करके आ रही हैं कि जो निषाद समाज भाजपा से नाराज है, ब्राह्मण समाज नाराज है, और इनकी नाराजगी को दूर करने की जो मंत्रिमंडल के विस्तार में इन जाति के लोगों को मंत्री बना करके, डिप्टी CM बना करके जो सम्मान देने की बात हो रही है, जो अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो, जैसे हमारे संजय निषाद जी हैं, डिप्टी CM की बात करते हैं, डिप्टी CM के फेस की बात करते हैं, कैबिनेट में दर्जा की बात करते हैं। संजय निषाद नहीं, संजय के पूरे परिवार को डिप्टी CM बना दिया जाए, कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए। निषाद समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ या संजय के कहने पर उनके साथ जाने वाला नहीं है। सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा हम लोगों का यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2012 के चुनाव घोषणा पत्र में यह संकल्प लिया था कि निकट भविष्य में हमारी कभी सरकार बनेगी तो हम निषाद मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथम माझी कुम्हार प्रजापति राजभर को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ दिलाएंगे और निषाद मछुआरा समाज का जो परंपरागत पुश्तैनी पेशा बालू मोरंग खनन मत्स्य पालन शिकार माही मत्स्या खेत है उसे निषाद समाज की समितियों को निषाद समाज को देने का काम किया जाएगा। VIP पार्टी का एजेंडा है कि जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज की जातियों को अपने वादे के अनुसार आरक्षण दे देती है या 1950 की अधिसूचना में मझवार बेलदार तुरैया गोंड खरवार खैरा खरोट जो निषाद मछुआ समुदाय की जातियां हैं, अगर उन्हें परिभाषित करके मल्लाह केवट बिन धीवर कार गुड़िया रायकुमार बाथम माझी को आरक्षण दे देती है। हम चर्चा कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार की। आप अपने मुद्दे पर लौटाएं, वापस आपके पास आएंगे। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपका तारुफ करा देते हैं। SP सिंह यादव साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है SP यादव साहब आपका। कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, आपसे समझना ये भी चाहेंगे क्योंकि आप कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, वन मंत्री रहे हैं, तो क्या इस समय कैबिनेट विस्तार की जो चर्चा चल रही है वो उस पर आपकी क्या राय है, और साथ ही साथ अगर होती है
तो उसका कुछ मायने आपको नजर आ रहे? एसपी यादव साहब, एसपी यादव साहब, अपनी ऑडियो खोल लीजिए। आप अपनी आवाज खोल लीजिए। जी अपनी बात रख सकते हैं। जी आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, ठीक है ठीक है। देखिए, मई में जब से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में हारी है, चौथे पचें नंबर पे पहुंच गए, तभी से ये कवायद चल रही थी। पहले चली कि मुख्यमंत्री को बदला जाए, उसके बाद में जब योगी जी अड़ गए तो हुआ कि जो है शर्मा जी को लिया जाए कैबिनेट में, फिर हुआ कि विस्तार किया जाए मंत्रिमंडल का। तो कवायद चल रही है, नाटकबाजी चल रही है। जनता जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है इस सरकार में, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, बेरोजगारी भयंकर रूप से इस सरकार में फैल गई है। करोड़ों लोग जो है बेरोजगार डिग्रियां लिए सड़क पे घूम रहे हैं। इस सब किसान जो है बॉर्डर पे जो है अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है, किसानों की फसल की लूट हो रही है। तो अब ये सरकार जो है ध्यान हटाने के लिए जनता का ये नाटकबाजी कर रहे हैं। और मंत्रिमंडल विस्तार जहां तक सवाल है, अब क्या खाक मुसलमान होंगे? अब 3 महीने की इनकी सरकार है, मैं भी मंत्री रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है कि अधिकारी लोग, अगर ये मंत्रिमंडल विस्तार हो भी गया, ये भागमती का जो पिटारा है अगर ये खुल गया, तो अधिकारी लोग जरूर इनसे उल्टा सीधा, भाई इनको कोई अनुभव है नहीं, उल्टा सीधा साइन करा कर उल्टा अपना उल्लू सीधा करेंगे। और जहां तक सवाल है, ये सरकार, इस सरकार ने पिछड़ों के आरक्षण को जो है लूट लिया है। अभी 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई है, उसमें पिछड़ों के आरक्षण को जो है इन्होंने बहुत ही घटा दिया। ये राष्ट्रीय जो है पिछड़ा वर्ग आयोग ने ही ये कहा है। और इसको छिपाने के लिए अब ये कह रहे हमने पिछड़ों को मंत्री बना दिया केंद्र सरकार में, उनका फोटो जगह जगह लगा रहे हैं। अरे उनका फोटो लगाइए जिन पिछड़े हमारी बच्चियां और पिछड़े समाज के जो बच्चे शिक्षक भर्ती में जो उनके साथ अत्याचार अन्याय उनकी जो है। ठीक है यादव साहब, हम सब लोग, आप सब लोग अपना एजेंडा तय कर लेते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार, पहली बात क्या होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो उसके मायने क्या होंगे। प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं। प्रोफेसर डी आर साहू साहब, मैं आपसे सीधा सवाल यही जानना चाह रहा हूं, एक तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, आपको क्या लग रहा है, आपकी राजनीति क्या कर रही है, और दूसरा चीज अगर होता है तो इसका औचित्य क्या है, क्या 3 महीने पर्याप्त होंगे किसी के लिए? एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने किताब लिखी थी जाति और राजनीति के संदर्भ में, उनका नाम है रजनी कोठारी। और आज भी हर राजनीतिक दलों की, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, उन सभी राज्यों में वही चीज, उसी की परिदृश्य हमको दिखाई दे रहा है। और राजनीतिक सत्ता और शक्ति को पाने के लिए एक जातिगत राजनीति का एक आधार बना हुआ है। तो उसमें आपने देखा होगा केंद्र में भी यही बात हुई। अभी जो रिसेंट आपने देखा होगा रिसफल, उसमें भी उत्तर प्रदेश को किस तरह से जाति एवं क्षेत्रीय समीकरण के आधार पे मंत्री पद मिला और उससे एक अवसर मिलता है 2022 के चुनाव के लिए। दूसरा है कि इसके बाद ही अब ये होना संभावना है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस से जितिन प्रसाद आए हैं और ब्राह्मण को एक समाज के आधार पे उनको प्रतिनिधित्व को देना है। उधर कुर्मी के आधार पे अनुप्रिया पटेल जी की प्रतिनिधित्व के देने की बात है, इधर राजभर निषाद जी की बात कर रहे हैं। इन सभी बातें के साफ साफ है कि आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की कल की मीटिंग में जो संजय निषाद की उपस्थिति, ये जाहिर करता है कि किस तरह से ये एक समावेशी संस्कृति, जो जातिगत समावेशी संस्कृति है, उसको लाने की प्रयास कर रहे हैं। ये हर राजनीतिक दलों का एक स्ट्रैटेजी है, उस आधार पर हो रहा है, कोई स्वाभाविक बात है। बात यह है कि इसमें समय कम में ये है, तो वो समय कम नहीं होता है, एक अवसर होता है, एक एस्पिरेशन को बढ़ाया जाता है, एक आकांक्षाएं बढ़ाया जाता है। और इन सभी राजनीतिक दलों की, ये जो सत्ताधारी राजनीतिक दल है, ये कोशिश करेंगे
कि हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। तो इसलिए जाति और क्षेत्र के आधार पे 6 या 7 और 10 लोगों का इन्होंने जो रिकमेंडेशन भेजा है उसमें 3-4 लोग हो सकता है परफॉर्मेंस के आधार पे कट भी सकते हैं। तो इस तरह से आपने केंद्र में देखा होगा कि बहुत सारे राजनीतिक जो मंत्री पद मिला था वो परफॉर्मेंस के आधार पे कटे हैं। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो 10 लोगों का नाम है उसमें आ सकते हैं और एक अवसर की राजनीति है और एक सत्ता और शक्ति को रिटेन करने की राजनीति। ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब। तो मतलब आ सकते हैं, सबको लोगों को समाहित कर सकते हैं, समावेशी सरकार बनाने की कवायद कर सकते हैं। शबनम पांडे जी के पास जाओ। शबनम पांडे जी, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि ये आपकी घबराहट दर्शा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार पिछले 1 साल से आप खुद ही कह रही हैं कि कहा जा रहा था मंत्रिमंडल विस्तार होगा, हो नहीं पा रहा है, फिर एक चर्चा चल पड़ी है। क्या ये घबराहट क्यों? आप तो इतनी बड़ी पार्टी है। सुन रही थी और वो सुनने के बाद ऐसा लगा हर विपक्षी पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार पे चर्चा करने के बजाय लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसने का काम कर रही है। अगर इतना ही बुरा हमारा काम था तो ये बार बार बैठ के क्यों कर रहे हैं, कभी वर्चुअल कभी अगर इतना ही अच्छा आपका काम है, अगर इतना ही अच्छा आपका काम है तो बार बार मंत्रिमंडल का विस्तार करके निषादों को, पिछड़ों को, दलितों को, ब्राह्मणों को ये भागीदारी देने की बात क्यों चल रही है? चर्चा होती है तो ये हमारी पार्टी की तरफ से कहीं भी इसका ऐलान नहीं किया गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार। कल की भी बैठक, प्रदीप जी, कल की भी बैठक 2 करोड़ सदस्यता उत्तर प्रदेश की तरफ से मैसेज जरूर दिया जाता है। नहीं प्रदीप जी, कल की भी शबनम पांडे जी संजय निषाद को इंटरनल मीटिंग में बैठालना, वो भी अमित शाह और योगी तमाम लोगों के साथ में, ये क्या मैसेज देता है? रहेंगे तो इसलिए बहुत सी चर्चाएं चुनाव की रणनीति को लेकर होता है। कल भी जो चर्चा बनी है 2 करोड़ उत्तर प्रदेश में, 2 करोड़ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को बनाने की एक चर्चा चली है। सुनिए, फिर आप भी अपने ट्रैक पर आ गए शबनम पांडे जी। हम मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर भी दिया तो सवाल सबसे बड़ा ये है, 3 महीने में ये मंत्री करेंगे क्या? पर के योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कुछ करते हैं वो निश्चित तौर पे अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, ना कि समाजवादी पार्टी के हमारे 3 महीने तो उनको सीखने में लग जाएंगे। शबनम पांडे जी 3 महीने तो उनको सीखने में लग जाएंगे। क्या उनको पूर्व मंत्री का दर्जा मिल जाएगा? यही अपने आप में बड़ी बात होगी। सारे राजनीतिक व्यक्ति हैं और वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति रहेंगे और निश्चित तौर पे अनुभवी रहेंगे, जिनको कि ये अनुभव भी रहेगा। देखिए, हम ठेकरा अधिकारियों पे नहीं फोड़ते, जैसे कि हमारे वरिष्ठ सपा के नेता कह रहे हैं कि अधिकारी कहीं भी साइन कर, अपनी गलतियों का ठेकरा अधिकारी कहीं भी साइन करा लेते। ये एक पूर्व मंत्री बोले तो समझिए ये बहुत बड़ा एक माखौल उड़ाना हुआ मंत्रिमंडल। शबनम पांडे जी, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा। सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं इसलिए क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि अब खुद अमित शाह उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालेंगे। ये घबराहट क्यों? क्या उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है क्या? छोटा चुनाव हो या बड़े से बड़ा चुनाव, हर चुनाव को चुनौती समझते हुए सभी नेता एक चुनाव को। नहीं, ठीक बात है, आप लोग हर चुनाव को बहुत शिद्दत से लेते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। इतनी मीटिंगों पर मीटिंग और उसके अलावा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मीटिंग, फिर भी संभल नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार जिस समन्वय के साथ कार्य करती है, जिस समन्वय के साथ चुनाव में जाने की रणनीति बनाती है, निश्चित तौर पे विपक्षियों के पसीने छुड़ा रही है। ठीक है, चलिए ठीक है, विपक्षियों के पसीने छुड़ा रही है और विपक्ष कह रहे हैं कि आपके पसीने छूटे हुए हैं, इसलिए आप ये लगातार कवायद कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का चला। शबनम पांडे जी आएंगे आपके पास में, दोबारा से आपके पास आएंगे, पूरा मौका आपको देंगे, विपक्ष को भी पूरा मौका देंगे कि वो आपसे सवाल पूछ सके और विपक्ष के भी सवालों का जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाई, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूं? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। देवेंद्र जी के पास चलते हैं। देवेंद्र जी, क्या आप कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट दिखाई दे रही है, लेकिन ये घबराहट नहीं, वो तो तैयारी है, शबनम पांडे कह रही है। जिस तरीके से आज बेरोजगारी एक महामारी के रूप में बन गई, वो मुद्दा नहीं है देवेंद्र जी, रटा नहीं, प्लीज हम बात करें मंत्रिमंडल विस्तार की। जिस तरीके से वो कहे शबनम मंडल विस्तार की, जिस तरीके से वो कहे शबनम पांडे जी कह रही है कि ये तैयारी है, ये कोई घबराहट नहीं है। जो ये जातीय, अभी कल के मीटिंग में वहां दिल्ली में जो हुआ है, इनकी जो है संजय निषाद जी और जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी और योगी जी के साथ और संगठन के जो इनके महासचिव के साथ में, ये जो एक वहां साफ साफ डिसाइड किया गया है कि हार्ड हिंदुत्व और बैकवर्ड के जो है बैकवर्ड को, अरे तो वो तो साफ संदेश दे रहे हैं ना, वो छुपा थोड़ी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हार्ड हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेंगे और पिछड़ों को अपने साथ में करेंगे। आपका कोई विजन ही क्लियर नहीं होता है, वो उनका तो विजन क्लियर है।
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में हमारे बैकवर्ड समाज के लोगों का हक और हुकूक मारा गया है, न जाने कितनी नौकरियों से जो नौकरी पे थे उनको नौकरी से हटा दिया गया है, केवल बैकवर्डों को बरगलाने, उनको जो है झूठे लालीपाप देने, जो भारतीय जनता पार्टी के शक्ल है, वादा खिलाफी करने, केवल किसी भी तरीके से ये इनकी वोट की पॉलिटिक्स है। इनको मालूम है कि देवेंद्र प्रताप सिंह जी, वोट की पॉलिटिक्स तो हर राजनीतिक दल करते हैं, आप भी कर रहे हैं, इसमें नया क्या है? उत्तर प्रदेश में जो है बैकवर्डों के बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर जी, इनके कैबिनेट मंत्री थे, इनके अलायंस थे, और उन्होंने केवल अरे वो राजभर जी जाकर के स्वतंत्र देव सिंह जी के यहाँ चाय पी आए हैं, और निषाद जी लगातार सबके साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उजल रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कैसे बैकवर्ड समाज के, वो कह रहे हैं अपना भाव बढ़ा रहे हैं अपना। क्या है, आज जब इनको ये करना ही था तो ये 2 साल पहले किए होते, क्यों ये सही सवाल पूछा आपने। चल के गए, तो कहने का मतलब ये है कि ये केवल इनको मालूम हो गया है कि इन्होंने विकास कुछ किया नहीं है। 4.5 आखिर ये मंत्रिमंडल विस्तार कर क्यों रहे हैं? आपका तो लंबा अनुभव है सरकार चलाने का, देखे क्या हासिल कर पाएंगे। सच तो यह है प्रदीप भाई, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जर्रे से आप वाकिफ है उत्तर प्रदेश में जो हालात है वो बद से बदतर है। कानून व्यवस्था बिल्कुल जो है चरमरा गई है। उत्तर प्रदेश में किसान जिस तरीके से पिछले 1 साल से सड़क पे है, महंगाई चरम पे है। अरे भाई आज हम चर्चा उस पर नहीं कर रहे हैं, हर रोज आप लोग अपने एजेंडे पर बात करते हैं। ठीक है, आप बने रहिए, देवेंद्र जी आपके पास आएंगे। एसपी सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं, आप बताइए कि मैंने आपसे कहा कि आप मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लंबा अनुभव भी है आपका। आप ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार की बात चल रही है, ये क्या लगता है कि इससे सध जाएंगे लोग? ये देखिए, इनकी जो आशीर्वाद जनाब अच्छा जो यात्रा निकल रही है उसमें मंत्री लोग, विधायक लोग खदेड़े जा रहे हैं। इनकी गाड़ियों में गांव-गांव में स्याही फेंका जा रहा है। इनसे लोग जवाब मांग रहे हैं कि कोरोना काल में आपने ऑक्सीजन नहीं दिया, लोग तड़प तड़प के मर गए। आपने गंगा में लाशों का जो है, लाशों के ढेर लग गई गंगा में। एसपी सिंह साहब, आप ये तो मानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसे प्रदेश हैं जहां जाति के बिना काम नहीं चलता है, और जातियों का समीकरण भारतीय जनता पार्टी बहुत ही शानदार तरीके से बना रही है, ये कर रही है। देखिए, जनता समझ रही है, बैकवर्ड समझ रहा है कि चुनाव 2017 के चुनाव के पहले केशव प्रसाद मौर्य जी का फेस लगाया गया मुख्यमंत्री शिव के लिए, और चुनाव के बाद में क्या हुआ, योगी जी आ गए। अब पिछड़ा को जो इन्होंने छल कपट किया है, पिछड़ों के साथ धोखा दिया है, अब पिछड़ा लामबंद हो गया है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा। आज पिछड़े जो है, आप एक तरीके से अगर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन तमाम मंत्रियों को तो कैबिनेट मंत्री और बाकी मंत्री बनाए ना। फर्क होता है प्रदीप जी। आप पहले ये झूठ बोलने, हाथी के दांत दूसरे, भाजपा का खाने के लिए दांत दूसरे, तो इन्होंने मोहरा दिखा दिया, फेस दिखा दिया। अच्छा, ये एसपी सिंह साहब आप ये बता दीजिए, अगर संजय निषाद को मंत्री बना दिया जाता है या और 5-7 लोगों को मंत्री बना दिया जाता है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी को लोग समझ गए हैं कि ये ब्लैकमेलर हैं। जिस तरीके से इन्होंने 2017 में समाजवादी पार्टी ने इनके बेटे को गोरखपुर से योगी का जो सीट था उससे भाजपा को हराकर इनको एमपी बनाया। आप लोग उनको अपने पास रख नहीं पाए। आप लोगों ने उनको जिता के भेजा, लेकिन वो पार्टी छोड़ के चले गए। जिस तरीके से इंसान समाज की जो एक महिला थी फूलन देवी, एसपी यादव साहब, अगर सारा वर्ग आपके साथ में है तो पिछले 3 चुनाव से लगातार आप चुनाव हार क्यों रहे हैं? सवाल ये भी है। निषाद समाज को, क्योट मल्लाह को और मछुआ समुदाय को
बालू के पट्टे का जो है इनके आरक्षण किया था, अधिकार दिया था। हमारी सरकार ने ही इनको जो है मत्स्य पालन का जो है पूरा अधिकार दिया था, इनको जो है आरक्षण दिया था। आज निषाद समाज समझ गया है। आज भारतीय जनता पार्टी केवल जो है पिछड़ों को ठगने का काम कर रही है। बताइए अभी जितने भी भर्तियां हो रही हैं, चाहे आप ये बता दीजिए अमित शाह फिर से उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं। चाणक्य कहा जाता है उनको, आपके यहाँ कोई चाणक्य है क्या इस समय? पूरी तरीके से हार गए चाणक्य जी। दिल्ली में हार गए चाणक्य जी, छत्तीसगढ़ में हार गए चाणक्य जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हार गए, हरियाणा में हार गए, महाराष्ट्र में हार गए। अब यहाँ पर जो है ये वाटरलू साबित होगा। उत्तर प्रदेश में 3 चुनाव लगातार जीत गए। भाजपा अब हारेंगे, भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा उत्तर प्रदेश। इनकी जो है आपने बहुत शानदार शब्दों का प्रयोग किया कि वाटरलू साबित होगा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी शबनम पांडे जी, एसपी यादव साहब कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश आपके लिए वाटरलू साबित होगा। किसी को मना नहीं किया जा सकता है। आप चाहे सपा की बात करिए या कांग्रेस की। कांग्रेस आरोप लगा रहे थे कि अलायंस भाग गए, वो भाग गए। मैं तो कह रही हूँ आप अपनी पार्टी बचा लो। आपकी पार्टी से जितिन प्रसाद भाग गए, आपकी पार्टी से सिंधिया भाग गए, और तमाम देश में देखिए तमाम लोग चले गए। और आप जातीय समीकरण की बात करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्र हो या राज्य हो, दोनों जगहों पे सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास की सरकार चला रही है। और सभी लोग सरकार की कार्यप्रणाली से काफी प्रसन्न दिख रहे हैं। अब चुनाव सपना पांडे जी जरा लुटन राम निषाद से भी कुछ सवाल ले लेते हैं, फिर आएंगे आपके पास में। लुटन राम निषाद जी क्या कहेंगे कि ये जी बोल दिए, अपनी बात रख लीजिए शबनम जी। कि निषाद जी जो है वो ब्लैकमेलर है। जब उनकी पार्टी में कोई होता है तो ब्लैकमेलर नहीं होता। जो माफियाओं पे कार्रवाई होती है तो ये ब्राह्मण कार्ड खेलते हैं। तो क्या मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए और ना निकलने की कोशिश करते हैं। यही भ्रष्टाचार ने इन सभी को डुबोया है और ये डूबे ही रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे इससे। जी ठीक है शबनम जी। राम लोटन निषाद जी क्या कहेंगे आपकी ये जो 3 महीने के लिए मंत्री बनेंगे, इनकेस अगर हो जाता है ये मंत्रिमंडल विस्तार, कोई फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है जातियों के असंतोष को दूर करने और जाति समीकरण को दुरुस्त करने की जो कवायद में जुटी है, इसका भारतीय जनता पार्टी के जनाधार में कोई वृद्धि होने वाली नहीं है। और सबसे बड़ा एजेंडा जो संजय निषाद का चल रहा है, संजय निषाद ने उनके पूरे परिवार को या 10 निषादों को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए। निषाद समाज अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा तभी अगर भारतीय जनता पार्टी अपने वादे को पूरा करे, मझवार तुरैया गुण खरवार को परिभाषित करके मल्लाह केवट बिन धीवर कहार को अनुसूचित जाति का दर्जा दे दे। और एक दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, नहीं वो दर्जा देने जा रहे हैं, अगर दर्जा दे दे स्वागत रहेगा और निषाद समाज उनकी नैया को पार लगाएगा। अगर आरक्षण नहीं देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो है कि कहानी 2022 में खत्म होने वाली है। जैसे अखिलेश यादव जी ने अति पिछड़ों के साथ जो है नाइंसाफी किया, मंत्रिमंडल में उन्हें जो है अपमानित करने का काम किए, उसका उन्हें 3 चुनाव में 3 चुनाव में झेलना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जो कास्ट बेस की राजनीति करती है, मैं भारतीय जनता पार्टी में माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति किया। एसपी यादव साहब से आपका जवाब ले। एसपी यादव साहब, राम लोटन निषाद जी आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने पिछड़ों के साथ में धोखा किया। देखिए, जाना चाहते हैं हमारी मांग जी तो बढ़ाया जाए 60%। सोशलिस्ट पार्टी बांधी गांठ, पिछले 100 में 60। हमारी आबादी 60% है। राम लोटन निषाद जी साहब कह रहे हैं कि राम लोटन निषाद जी साहब कह रहे हैं कि आपने पिछड़ों का साथ नहीं दिया, इसीलिए तो भाजपा में चले गए। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों के लिए जो है, मैं बताऊं निषाद समाज के लिए जो बालू खनन का पट्टा उनके लिए आरक्षित कर दिया, मत्स्य पालन का पट्टा निषाद समाज के लिए किया और मछुआ समुदाय के लिए आवास। बताइए राम लोटन निषाद जी, जल्दी से बताइए। और समाजवादी पार्टी में
यादव, ब्राह्मण, राजपूत और मुस्लिम के अलावा किसी को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। तीसरे विस्तार राजेंद्र चौधरी को बनाया गया, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। तीसरे विस्तार में जो है राममूर्ति वर्मा जो कुर्मी बिरादरी के हैं और प्रजापति जी को जो है कि कैबिनेट मंत्री बनाया गया। लास्ट में 2 महीना, जैसे आज ये विस्तार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, शंखलाल माझी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और साहब सिंह सैनी को, वह उससे नाराज होकर के जो अति पिछड़ी जातियां थी भाजपा के खेमे में चली गई। आज मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी फिर जो है 2022 में सरकार में आ सकती है, अगर वो निषाद, मल्ला, केवट बिंद को, राजभर को अनुसूचित जाति का दर्जा दे दे, सेंसद 2021 में जातिवार जनगणना करा दे और SC ST के पैटर्न पर OBC की जातियों को कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, निजी क्षेत्रों में समानुपातिक आरक्षण की व्यवस्था कर दे। अभी तो एक बात उठ के आ रही है कि OBC का हम वर्गीकरण करेंगे। मैं कहता हूं कि OBC का वर्गीकरण तब तक न्याय संगत नहीं होगा जब तक कि OBC को मंडल कमीशन ने 52.10% आबादी माना, सामाजिक न्याय समिति ने 54.05% माना। हमें समानुपातिक आरक्षण चाहिए, ये पिछड़ा अब किसी के बहकावे में नहीं आएगा। पिछड़ों के आरक्षण पर चर्चा नहीं हो रही है। प्रोफेसर TR साहू साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रामलोटन निषाद जी ने एक शानदार बात याद दिलाई कि समाजवादी पार्टी के सरकार में लास्ट के जब 2 महीने बचे तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। कई इसी तरह के समीकरण साधने की कोशिश की थी, लेकिन वो समीकरण सही नहीं बैठे, मतलब उसका फल नहीं मिला। मंत्री पद देना और रिसफल करना ये एक संस्कृति का हिस्सा हो गया है, चाहे वो कोई भी सरकार में हो। लेकिन बात यहाँ तक आती है, इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखिए। उत्तर प्रदेश हो क्या भारत की जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें एक चीज आप ध्यान रखिए कि कुछ दिन पहले जब सरकार आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन्होंने केंद्र को अपना दे दिया अधिकार कि राज्यों की वो जो उसका चुनाव, उसका निर्णय ले सकते हैं। फिर उसके बाद इसी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, फिर उसको संशोधित करते हुए राज्य को वापस कर दिया गया। इसी संदर्भ में आज की तारीख में फुटबॉल ऐसे ही चलता, ये फुटबॉल ऐसे ही चलता रहेगा। यदि राजनीतिक सत्ता और शक्ति को हासिल करना है तो उत्तर प्रदेश के माध्यम से होगा। ये एक गेटवे है, ये एक द्वार है। और उत्तर प्रदेश की यदि कहीं कोई राजनीति गड़बड़ा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसान होगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो आज की तारीख में जो नैरेटिव्स बन रहा है, तो चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे वो हो, तो उत्तर प्रदेश में कहीं नुकसान ना हो, इन्होंने समावेशी विकास की जगह समावेशी जातिगत समीकरणों को एक बेहतर बनाने की बात करते हैं। और शब्दों का इस्तेमाल के तरह आपने समावेशी विकास की जगह समावेशी जातियों का समीकरण बनाने की बात कर रहे हैं। और खासतौर पे जो OBC है, जो और अदर बैकवर्ड क्लासेस है, जो इस समय के वजह से वो लोग बहुत नाराज थे, और अब आ गया है राज्य सरकार के पाले में, जो उनको ये निर्णय से उनको लाभान्वित की जा सकती है और उसमें एक आकांक्षाएं दिखाई जा सकता है और सत्ता और शक्ति के लिए रिटेन करने की संभावनाएं बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये जो स्ट्रैटेजी है, ये रणनीति है, वो एक रणनीति एक सत्ता और शक्ति को दोबारा हासिल करने का तरीका है। और उसमें हमारे लगता है कि ये सफलता की तरफ जाने की पूरी तैयारी है और उसमें कोशिश कर रहे हैं। सफलता मिलेगी? क्या सफलता मिलेगी अगर ये सब समावेशी जातीय समीकरण बन जाता है, तो क्या उससे सफलता हासिल होगी? चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इवन कांग्रेस भी एक पार्टी है जो राष्ट्रीय दल है, अभी भी संभावनाएं जमीन में तलाश कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम किसी को, क्योंकि पॉलिटिक्स इज बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी की बात है, तो कब इस 3 महीने में 6 महीने में क्या तस्वीर बदलेगा इसके बारे में अभी भी नहीं कर सकते। बदल जाता है सर। बिल्कुल। तो इसीलिए शबनम पांडे जी, एक रामलोटन निषाद जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने भी एक्सपेरिमेंट ये किया था, सरकार जाते जाते 2 महीने पहले विस्तार किया था और समावेशी जातीय समीकरण बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली थी। ये सफलता आपको भी नहीं मिलने वाली। का निर्णय तो जनता जनार्दन करती है, लेकिन सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि सपा ने गैर भाजपा जो पिछड़े वर्ग थे उनको हाशिए पे रखा पूरे वक्त, और इस बात को अच्छी तरह पूरे प्रदेश की जनता जानती है। और हमारे पत्रकार महोदय ने जो एक शब्द इस्तेमाल किया कि समावेशी जातीय समीकरण बनाने की, इसको मैं इस तरीके से
उनके नौकरियों को छीन लिया कि देखिए ये केवल जातीय समीकरण बैठाने की, समावेशी जातीय समीकरण बैठाना मतलब उसका दूसरा एक अर्थ ये भी होता है कि हमने जो एक अपना नारा दिया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति जो हाशिए पे लगातार अन्य सरकारों में रहे, उन सभी को हम प्रतिनिधित्व देके, उन सभी को लाभान्वित करके जन कल्याणकारी योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी के साथ रखना चाहते हैं। और फिर हम चुनाव, हमने इस प्रयास को केवल अंतिम वक्त में नहीं किया, हम शुरुआत के पहले दिन से इस काम में जुटे रहे हैं। और आज अगर हम 2 करोड़ सदस्यता की बात करते हैं कि सितंबर तक बनाएंगे, तो उसके पीछे हमने सबकी समस्याओं का समाधान किया, जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया। ठीक है शबनम जी। देवेंद्र प्रताप सिंह जी कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। करेंगी मैडम। रसोई गैस का दाम बात कर लीजिए एसपी सिंह साहब। आज हम जरा बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल विस्तार की। 1241 में एलपीजी सिलेंडर 2014 में मैं गृहिणी होने के नाते लिया करती थी। हमारी सरकार आने के बाद एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के दाम पर सवाल नहीं होगा ना सर, दूसरे सवाल भी हैं तमाम। सरकार का नकारात्मक राजनीति विपक्ष करता रहा। 1200 से 6 पे हम सिलेंडर ले आए, 600 पे, और आज अगर सदी की सबसे बड़ी महामारी में शबनम पांडे जी, ये सब रटे रटाए जवाब हो गए। एसपी सिंह साहब सवाल पूछेंगे कि महंगाई के बारे में क्या आप कहेंगे? 8 सिलेंडर, 16 सिलेंडर, 4 सिलेंडर। आ रहा हूं देवेंद्र प्रताप सिंह जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके इस पैनल में सभी की बातें बहुत गंभीरता पूर्वक सुन रहा, और मेरे दिमाग में कुछ बातें आई हैं। आपका जो सवाल है वो सीधा शबनम पांडे जी से पूछ लीजिए। छोटे सवाल पूछेगा जिससे वो जवाब दे सके। कांग्रेस में जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया और सब वहां भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट अभी पिछले 15 दिन पहले कहा है कि कांग्रेस में अब डरपोक लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डर करके और किसी के भभकी, किसी के एक गीदड़ भभकी से डर करके, और वो पार्टी अपनी मात संस्था को छोड़ दे, और उस पार्टी ने जिसने उनको नेता बनाया, जिसने उनको बड़े से बड़े पद दिए सरकार में और संगठन में दिया, और आज सरकार। सीधा सवाल पूछिए भाई देवेंद्र, सीधा सवाल पूछिए भाई देवेंद्र प्रताप जी, आपको मौका दिया मैंने, आप सवाल नहीं पूछ रहे, सफाई दे रहे। ठीक है रामलोटन निषाद जी, आप सीधा सवाल पूछ सकते हैं शबनम पांडे जी से। देखिए चले जाए, निषाद को मंत्री बनाने की बात की जाती है, जयप्रकाश निषाद को मंत्री बनाने की बात की जाती है। जयप्रकाश निषाद जी रुद्रपुर देवरिया से भाजपा से तीसरी बार विधायक हैं, और उन्हें राज्य मंत्री बनाकर के निषाद समाज को कौन सा संदेश देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया? आज वो एक चपरासी जो 4th एम्प्लॉई मछुआ का पद होता है उसका स्थानांतरण नहीं कर सकते, नौकरी देना तो दूर की बात है। और यादव बिरादरी की गिरीश चंद्र यादव 10.48% आबादी है, गिरीश चंद्र यादव राज्य मंत्री। 17.3% आबादी मुसलमान की मोहसिन रजा राज्य मंत्री। पासी समाज की आबादी 3.87% है, उसके जो है सुरेश पासी राज्य मंत्री। धर्मेश कुमार जाटव बिरादरी के जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 11.89% है, राज्य मंत्री। 12.91% आबादी निषाद समाज की है। ये भाजपा का जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात है, ये नारा बेबुनियाद है, ये झूठा घोषणा है। सैनी को क्यों भूल गए? धर्म सिंह सैनी पिछली बार कैबिनेट मंत्री थे, इस बार राज्य मंत्री बनाया गया। ऐसे तमाम ये भाजपा जो है कि जहां वोट की बात होती है, पिछड़ों की बात करती है, हिंदू और मुसलमान की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन कुल मिलाकर के एजेंडा जो है नफरत की भावना पैदा करके वोट के ध्रुवीकरण का षड्यंत्र किया जाता है। अब देखिए ओबीसी सवाल पूछिए, सीधा छोटा सवाल पूछिए। मैं जानना चाहता हूं कि भाजपा सामाजिक समता, समरसता और सामाजिक न्याय की बात करती है क्या? भारतीय जनता पार्टी जो है सेंसस संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत ओबीसी को समानुपाती आरक्षण देगी क्या? कार्यपालिका जवाब लीजिए ना जी शबनम पांडे जी। दोहरा दे रामलोटन जी, फिर से सवाल पूछ लीजिए अपना, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करती है। जयप्रकाश निषाद भाजपा के वफादार हैं, संगठन के व्यक्ति रहे हैं। तीसरी बार जो है कि वह रुद्रपुर देवरिया से विधायक हैं।
उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है और तमाम भाजपा के लोग जो चुनाव नहीं जीते थे या पहली बार जीते उनको कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया। जयप्रकाश निषाद की हैसियत आज क्या है? एक चपरासी का स्थानांतरण नहीं करा सकते। शबनम पांडे जी जानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस एक पार्टी है और संगठन जितनी मजबूती से काम करता है, संगठन के साथ साथ अगर सरकार हमारी होती है तो ये प्राथमिकता किसी भी कार्यकर्ता और नेता की नहीं होती कि नहीं हम सरकार में ही रहेंगे, संगठन में नहीं, क्योंकि संगठन ही सेवा हमारी भावना है और उसके तहत हम सेवा भाव से जनता के बीच रहते हैं। अरे सवाल शबनम पांडे जी वो पूछ रहे थे, संजय निषाद 3 बार के विधायक हैं, जयप्रकाश निषाद 3 बार के विधायक हैं, वो राज्य मंत्री और जो बहुत से ऐसे मंत्री सवाल उठा रहे हैं भाई, ये ऐसे उदाहरण तमाम में मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं, बहुत से ऐसे भी विधायक हैं जो कि 6-6, 7-7 बार जीते हुए हैं लेकिन वो मंत्रिमंडल में जगह नहीं पाए, संगठन में वो काम कर रहे हैं। ठीक है शबनम पांडे जी, समय समाप्त हो रहा है। डीआर साहू साहब के पास चलते हैं। डीआर साहू साहब, आपका फाइनल कमेंट, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होगा? आपको लगता है कि ये सभी सामाजिक समीकरण साधने में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव की वैतरणी पार कर लेगी? प्रयास से जो केंद्र सरकार की तरफ से जो एक माहौल दिखाई दिया जिससे उन्होंने बदला और आशीर्वाद यात्रा की तरफ चले हैं, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की पहल की प्रयास है। लेकिन बात वहां पे चुनाव की बात करेंगे तो चुनाव में 5 साल की जो उनकी कार्य है, उनकी जो सफलताएं हैं उसको ये लोग उसको परोसे सकते हैं और इस असफलताओं को विपक्ष उसको घेर सकता है। तो उस मामले में उत्तर प्रदेश में सफलताओं की बहुत सारे चीजें उत्तर प्रदेश की सरकार के पास यदि भी है, लेकिन उससे असफलताएं की बहुत सारे सवाल घेरने के लिए बहुत सारे सवाल विपक्षों के पास है। तो इसलिए ये कहना अभी भी थोड़ा सा इसके बारे में भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात सही है, भविष्यवाणी के संदर्भ में ये कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति की जो चरित्र है, उसकी जो ढांचा है, उसको एक बदलने की संभावना है। साहब साहब एक आखिरी सवाल है आपसे, ये जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां लगातार चल रही है, इसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? ये घबराहट है क्योंकि विपक्ष कह रहा है घबराहट है उनमें, या उनकी अच्छी तैयारी है? इसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? एक भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी एक रणनीति है और उस रणनीति के आधार पे एक जो सबका साथ में जो सबके जो विकास के संदर्भ में तो बात तो हम देख नहीं रहे, लेकिन ये जरूर देख रहे हैं कि जातिगत समीकरणों के आधार पे समावेशी तरीके से इन सबको इकट्ठा करके रख पाएंगे। क्योंकि एक समय में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि निषाद वालों की राजभर साहब की जो बातें हैं, होता है उसकी बात। बहुत शुक्रिया सर, समय हमारे पास इतना ही था, समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये बड़ी बात है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए और जो लोग बिछड़े हैं, जो लोग छूटे हुए हैं, उनको इसमें समावेश किया जाए। साथ ही साथ में जातीय समीकरण का और समावेशी जातीय समीकरण का उदय किया जाए, जिससे कि जो करिश्मा 2014 में दिखाया गया था, 2017 में दिखाया गया, 2019 में दिखाया गया, हैट्रिक लगाई गई, उसको एक बार फिर से यहाँ पर दोहराया जा सके। और यही कारण है कि एक बार फिर से मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लेकिन रामलोटन निषाद जी ने जो सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी ने भी यही कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें सफलता अर्जित नहीं कर पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरीके से तमाम काम और भी कर रही है। क्या उसको सफलता मिलेगी? क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और हम चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।